माननीय संसद सदस्यों, संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अभी 2 माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाए हैं और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन करती हूँ। माननीय सदस्यगण, इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालुओं प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मौनो अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोए हैं। मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय सदस्यगण, भारत की विकास यात्रा की इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। मेरी सरकार गांव में गरीबों की उनकी आवासीय भूमि का हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने से जारी किए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीने में 41,000 करोड़ रुपया की राशि का भुगतान हुआ है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती व जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्षों और उससे अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। इन्हें हर वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपया कर दी गई है। मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाएंगे। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू किया गया है। सहकार से समृद्धि की भावना पर चलते हुए सरकार ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना को प्रस्ताव स्वीकृत किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में 25,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए 70,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किए।
आज जब हमारा देश अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष मना रहा है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके विजन का पर्याय बनी हुई है। देश में अब 71,000 वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही है, जिनमें पिछले 6 माह में ही 17 नए वंदे भारत और एक नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषय पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है। विकसित भारत के विजन में जन भागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है, देश की आर्थिक उन्नति का रोड मैप है, डिजिटल क्रांति के रूप में टेक्नोलॉजी की ताकत है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार भी है। मेरी सरकार के प्रयास के बल पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। विकसित भारत की उड़ान को हमारे संविधान के आदर्शों का सतत मार्गदर्शन मिलता रहे, इसके लिए सरकार ने सेवा, सुशासन, समृद्धि और स्वाभिमान इन प्रमुख सिद्धांतों को गवर्नेंस के केंद्र में रखा है। सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने संकल्पों को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। मेरी सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इस मंत्रों का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण। माननीय सदस्यगण, जब देश के विकास का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मिलने लगता है, तो भी विकास सार्थक होता है। मेरी अंत्योदय की वह भावना है जिसके प्रति मेरी सरकार संकल्पित रही है। गरीब को गरिमापूर्ण जीवन मिलने से उसमें जो सशक्तिकरण का भाव पैदा होता है और गरीबी से लड़ने में उसकी मदद करता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने 12 करोड़ शौचालय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क दिए गए 10 करोड़ गैस कनेक्शन, 80 करोड़ जरूरतमंदों का राशन, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन जैसे अनेक योजनाओं में गरीब को ये भरोसा दिया गया है कि वे सम्मान के साथ जी सकते हैं। ऐसे ही प्रयासों की वजह से देश के 25 करोड़ लोग गरीबों को परास्त करके आज अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने न्यू मिडिल क्लास का एक ऐसा समूह तैयार किया है जो भारत की ग्रोथ को नई ऊर्जा से भर रहा है। माननीय सदस्यगण, भारत जैसे देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा, देश उतने ही ऊंचा उड़ान भरेगा। मेरे सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है, बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है। सरकारी कर्मचारी भी मिडिल क्लास के अहम प्रतिनिधि है। हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ये निर्णय आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों का यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50% सुनिश्चित पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है, जिसका व्यापक स्वागत हुआ है। मध्यम वर्ग का अपने घर का सपना पूरा करने के लिए भी मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। रेरा जैसे कानून बनाकर मध्यम वर्ग के सपने को सुरक्षा दी गई है। घर के लिए लोन पर सब्सिडी दी जा रही है। उड़ान योजना ने लगभग 1.5 करोड़ लोगों का हवाई जहाज में उड़ने का सपना पूरा किया गया है। जन औषधि केंद्रों में 80% रियायती दरों पर मिल रही दवाओं से
देशवासियों की 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बचे हैं। हर विषय की पढ़ाई के लिए सीटों की संख्या में भी कई गुना बढ़ोतरी का बहुत लाभ मध्यम वर्ग को मिला है। राष्ट्र निर्माण में करदाता के योगदान को मेरी सरकार ने सम्मान देते हुए टैक्स से जुड़े मसलों को आसान किया है। टैक्स विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है। आप देश में 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को जिन्हें सिर्फ पेंशन मिलती है, आयकर रिटर्न दाखिल करने के संबंध में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में यानी ह्यूमन लेड डेवलपमेंट में विश्वास करती है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। देश की 10 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। इन्हें कुल 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से वितरित की जा रही है। मेरी सरकार का लक्ष्य देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। आज 1 करोड़ 15 लाख से भी अधिक लखपति दीदी एक गरिमामयी जीवन जी रहे हैं। इनमें से लगभग 50 लाख लखपति दीदी बीते 6 महीने में बनी है। ये महिलाएं एक उद्यमी के रूप में अपने परिवार के आय में योगदान दे रहे हैं। इंश्योरेंस फॉर ऑल की भावना के साथ कुछ महीने पूर्व ही बीमा सखी अभियान भी शुरू किया गया है। हमारे बैंकिंग और डिजी पेमेंट्स सखियां दूर दराज के इलाकों में लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कृषि सखियां नेचुरल फार्मिंग के बढ़ावा दे रही हैं और पशु सखियां के माध्यम से हमारा पशुधन मजबूत हो रहे हैं। ड्रोन दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बने हैं। ये इस संसद के लिए गौरव का विषय है कि बड़ी संख्या में भारत की बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, पुलिस में भर्ती हो रही हैं और कॉरपोरेट कंपनियों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। मेरी सरकार के निर्णय के बाद बालिकाओं की भर्ती राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रारंभ हो गई है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी महिला कैडेट्स को भर्ती शुरू की गई है। हमारी बेटियां आज ओलंपिक में मेडल लाकर देश को भी गौरवान्वित कर रही हैं। मैं भारत की संसद के माध्यम से देश की नारी शक्ति को विशेष बधाई देती हूँ। माननीय सदस्यगण, पिछले 1 दशक में देश के हर बड़े प्रयास का दायित्व आगे बढ़कर भारत के युवाओं को उठाना पड़ा है। आज हमारा युवा स्टार्टअप स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर फील्ड में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। माय भारत पोर्टल के जरिए लाखों युवा राष्ट्र निर्माण के कार्य से जुड़ रहे हैं। पिछले 1 दशक में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने रिकॉर्ड संख्या में 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की गई। मेरी सरकार ने युवाओं के बेहतर कौशल और नए अवसरों के सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपया का पैकेज स्वीकृत किया है। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था से युवाओं को ग्राउंड पर काम करने का अनुभव प्राप्त होगा। आज देश में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप है जो इनोवेशन के स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपया की लागत से स्पेस सेक्टर में वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई है। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है।
यानी फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग 76 से सुधरकर 39 हो गए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तैयार कर रही है। कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, इसीलिए मातृभाषा में शिक्षा के अवसर दिए जा रहे हैं। विभिन्न भर्ती परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाएं में आयोजित कर भाषा संबंधी बाधाओं को भी दूर किया गया है। बच्चों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 से अधिक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स खोली गई है। ईज ऑफ डूइंग रिसर्च के लिए हाल ही में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम लागू कर दिया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शोध की सामग्री निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगी। पिछले एक दशक में उच्च शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ी है। इनकी गुणवत्ता में भी व्यापक सुधार हुआ है। यूएस विश्व यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग में हमारे 163 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का शुभारंभ कर शिक्षा में भारत का पुराना गौरव वापस लाया गया है। वो दिन भी दूर नहीं जो भारत में निर्मित गगनयान में एक भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में जाएगा। कुछ दिन पहले स्पेस डॉकिंग में सफलता ने भारत के अपने स्पेस स्टेशन का मार्ग और आसान कर दिया गया। कुछ दिन पहले इसरो ने अपना 100वां लॉन्च करते हुए सैटेलाइट के सफलतापूर्वक स्थापित किए। मैं इस उपलब्धि के लिए भी इसरो को और सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने देश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स वातावरण बनाने की दिशा में खेलो इंडिया स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी स्टॉप्स राष्ट्रीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करके देश को आगे कदम बढ़ाए हैं। दिव्यांग के लिए ग्वालियर में विशेष खेल केंद्र खोला गया है। भारत की टीमों में चाहे ओलंपिक हो या फिर पैरालंपिक, हर जगह बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भी भारत ने अपना परचम लहराया। फिट इंडिया मूवमेंट चलाकर हम सशक्त युवा शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत के निर्माण में किसान, जवान और विज्ञान के साथ ही अनुसंधान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा लक्ष्य भारत को ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस बनाना है। देश के शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपया की लागत से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया गया है। 10,000 करोड़ रुपया के लागत से विज्ञान धारा योजना के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को आगे बढ़ाते हुए इंडिया एआई मिशन प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से भारत इस फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में स्थान बना सकेगा। मेरी सरकार देश में बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बायो ई ट्री पॉलिसी लाई है। ये पॉलिसी भविष्य की औद्योगिक क्रांति का सूत्रधार होगा। बायो इकोनॉमी का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग करना है, जिससे पर्यावरण को संरक्षित करते हुए रोजगार के नए अवसर पैदा होगा। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने अर्थव्यवस्था को पॉलिसी पैरालिसिस जैसे
परिस्थितियों से उबरने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम किया है। कोविड और उसके बाद के हालात एवं युद्ध जैसी वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो स्थायित्व एवं रेजिलियंस दिखाया है वो उसके सशक्त होने का प्रमाण है। मेरी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वन नेशन वन टैक्स की भावना के तहत जीएसटी को व्यवस्था लागू की गई है, जिसका फायदा सभी राज्यों को मिल रहा है। मेक इन इंडिया जैसी नीतियों के कारण आप बड़े ग्लोबल ब्रांड को प्रोडक्ट पर भी मेड इन इंडिया के लेवल्स देखने लगे हैं। माननीय सदस्यगण, भारत के छोटे व्यापारी गांव से लेकर शहरों तक हर जगह आर्थिक प्रगति को गति देते हैं। मेरी सरकार छोटे उद्यमियों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए उन्हें स्वरोजगार के नए अवसर दे रही है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स सभी प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। तीसरी कार्यकाल में मेरी सरकार द्वारा मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपया करने का लाभ करोड़ों छोटे उद्यमियों को हुआ। मेरी सरकार ने क्रेडिट एक्सेस को आसान बनाया है। इससे वित्तीय सेवाओं की लोकतांत्रिक बनाया जा सका है। आज लोन, क्रेडिट कार्ड, बीमा जैसे प्रोडक्ट सबके लिए आसानी से सुलभ हो रही है। दशकों तो हमारे देश के रेहड़ी फैक्ट्री पर दुकान लगाकर आजीविका चलाने वाले भाई बहन बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रहे। आज उन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के आधार पर उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए और लोन मिलता है। ओएनडीसी की व्यवस्था ने डिजिटल कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग की व्यवस्था को समावेशी बनाया है। आज देश में छोटे बिजनेस को भी आगे बढ़ाने का समान अवसर मिल रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने 10 वर्षों में प्रगति के जो नए अध्याय लिखे हैं उनमें से एक स्वर्णिम सोपान भारत को डिजिटल क्रांति का भी है। आज भारत टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक प्रमुख ग्लोबल प्लेयर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। दुनिया के बड़े देशों के साथ ही भारत में 5G सर्विसेज की शुरुआत इसका एक बड़ा उदाहरण है। भारत की यूपीआई टेक्नोलॉजी की सफलता से दुनिया के कई विकसित देश भी प्रभावित हैं। आज 50% से ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। मेरी सरकार ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को सामाजिक न्याय और समानता के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। डिजिटल पेमेंट कुछ लोगों या कुछ वर्गों तक सीमित नहीं है। भारत में छोटे से छोटा दुकानदार भी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। गांव में भी बैंकिंग सेवाएं और यूपीआई जैसे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। भारत में पिछले 10 साल में बने 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स सरकार की दर्जनों सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। मेरी सरकार ने लोगों के जीवन पर सरकार का प्रभाव कम करने के लिए ई गवर्नेंस को महत्व दिया है। डिजी लॉकर्स की व्यवस्था ने लोगों को कभी भी कहीं भी अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स पाने और दिखाने की सुविधा दी गई। तेजी से डिजिटाइज होते हमारे समाज में आज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विषय साइबर सिक्योरिटी है। डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम और डीप फेक जैसे टेक्नोलॉजी सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती भी बनी है। इन साइबर क्राइम को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं हैं।
मेरी सरकार साइबर सिक्योरिटी में दक्षता सुनिश्चित करने दिशा में निरंतर कार्यरत है। इसके फलस्वरूप भारत ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में Tier 1 स्टेटस प्राप्त कर लिया है। माननीय सदस्यगण, किसी भी देश का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने केवल उसके नागरिकों को एक बेहतर जीवन एवं देश को नई पहचान देता है, बल्कि देश को एक नया आत्मविश्वास भी देता है। बीते दशक में भारत ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के कई माइलस्टोन तय किए हैं। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से दुनिया में भारत की छवि मजबूत हुई है। इन्वेस्टर्स का भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है, उपयोग को बल मिला है और नए रोजगार का निर्माण हो रहा है। मेरी सरकार देश के हर हिस्से को हाईवे, एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के द्वारा परियोजना पर पूरा करने की गति तेज हुई है। 2 साल पहले बुनियादी ढांचे का बजट लगभग 2 लाख करोड़ रुपया था, जो पिछले बजट में बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपया से अधिक हो गया। पिछले एक दशक के काम को आगे ले जाते हुए पिछले 6 महीने में मेरी सरकार ने भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश किया है। वाडवोन में भारत के पहले डीप वाटर मेगा पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। 76,000 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पोर्ट विश्व के शीर्ष 10 पोर्ट में से एक। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पूरी हो गई है और अब देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चेनाब ब्रिज का निर्माण हुआ है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। साथ ही आंधी ब्रिज देश का पहला रेल केबल ब्रिज बना है। सिंकुन ला सुरंग पर काम भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। निकट भविष्य में पूरी होने पर यह विश्व की सबसे ऊंचा सुरंग होगा। इससे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच 12मासी संपर्क बना रहेगा। भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से विकास कर रहा है। देश की एयरलाइन कंपनियों ने 1700 से अधिक नए विमानों के ऑर्डर दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले विमानों के परिचालन के लिए हम एयरपोर्ट्स का विस्तार कर रहे हैं। पिछले एक दशक में देश के एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो गई। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत को गति देने के लिए हमारे शहरों को फ्यूचर रेडी बनाना आवश्यक है। इस दिशा में मेरी सरकार ने शहरी सुविधाओं का आधुनिकीकरण कर उन्हें एनर्जी एफिशिएंट बनाने पर जोर दिया है। साथ ही नई शहरों के विकास के भी नींव रखी जा रही है। मेरी सरकार ने लगभग 28,000 करोड़ रुपया के निवेश से देश भर में 12 इंडस्ट्रियल नोड और शहरों के पास 100 औद्योगिक पार्क बनाने का भी निर्णय लिया है। शहरी यातायात को सुगम बनाने के कार्य लगातार जारी है। दिल्ली, पुणे, ठाणे और बेंगलुरु में मेट्रो प्रोजेक्ट्स और अहमदाबाद भुज रूट पर शुरू हुई नमो भारत रैपिड रेल सर्विसेज विकसित भारत के शहरों का स्वरूप है। कुछ सप्ताह पूर्व ही दिल्ली में रिठारा नरेला कुंडली कॉरिडोर का काम शुरू हुआ है, जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के बड़े सेक्शन में से एक होगा। मेरी सरकार के निरंतर प्रयास से दिल्ली में मेट्रो टूर लगातार बढ़ रहा है। 2014 में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का कुल नेटवर्क
200 किलोमीटर से भी कम था। अब ये बढ़कर दुगुना से भी ज्यादा हो गया है। आज मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि भारत का मेट्रो नेटवर्क अब 1000 किलोमीटर के माइलस्टोन को पार कर चुका है। भारत अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। लगभग 8000 करोड़ रुपया के खर्च से देश में 52,000 इलेक्ट्रिक बस चलाने का भी निर्णय हुआ है। इससे शहरी इलाका में सुगम और स्वच्छ यातायात की सुविधा मिलेगी और अनेक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आसान कनेक्टिविटी और अर्बन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश में 15 रोपवे प्रोजेक्ट्स की योजना पर भी काम हो रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार बहुआयामी एवं समरस सर्वस्पर्शी विकास की नीतियों पर काम करती आई है। इसीलिए मेरी सरकार ने जितना बल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया है, उतने ही सौगन प्रयास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति के लिए भी किए हैं। समाज के हर वर्ग तक सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। अस्पताल, इलाज और सेवा की व्यवस्था के कारण एक सामान्य परिवार में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च निरंतर कम हो रहा है। देश में नागरिकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। देश में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या और इलाज में होने वाले खर्च को देखते हुए अनेक कैंसर दवाओं को कस्टम ड्यूटी में से मुक्त कर दिया गया है। सर्वाइकल कैंसर के लिए अब तक लगभग 9 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। मेरी सरकार के प्रयास से दिमागी बुखार से लड़ने में देश को काफी सफलता मिली है। इससे होने वाले मृत्यु दर अब घटकर 6% रह गए। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी के मरीजों की संख्या भी घटी है। मेरी सभी देशवासियों और माननीय सांसदों से आग्रह है कि हम सब मिलकर टीबी मुक्त भारत के अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। भारत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी व्यापक सुधार हुआ है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम की सही ट्रैकिंग रखने के लिए यूइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर अब तक लगभग 30 करोड़ वैक्सीन खुराक दर्ज हो चुका है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से 30 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन से नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। सरकार अगले 5 सालों में देश के मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटों के सृजन के लिए भी काम कर रही है। सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। देश में नई बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइसेस के पार्क भी बनाया जा रहा है। हमने रोजगार के अनेक नए अवसर उपलब्ध हो रहा है। माननीय सदस्यगण, भारत में आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था हमारा लक्ष्य है। मेरी सरकार किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 332 मिलियन टन अनाज उत्पादन हुआ है और आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध, दाल और मसालों का उत्पादक है। सरकार ने खरीफ और रबी फसलों के एमएसपी में निरंतर बढ़ोतरी की है।
10 दशक में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खरीद पर 3 गुना ज्यादा राशि खर्च की गई है। पिछले 6 महीने में फसलों की जलवायु अनुकूल, बायो फोर्टिफाइड और अच्छी उपज देने वाले 109 उन्नत प्रजातियां किसानों को सौंपी गई है। देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के दायरे का विस्तार किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को और बढ़ावा मिलेगा। देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स को स्वीकृति दी गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में ही किसानों को सस्ती दरों में डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष पैकेज की अवधि की बढ़ाया गया है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 11 एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की गई है। माननीय सदस्यगण, कुछ सप्ताह पूर्व ही भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरी हुई है। वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट भारत के लिए मेरी सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की लागत से मिशन मौसम प्रारंभ किया है, जिसका लाभ हमारे किसानों को भी मिलेगा। बाबा साहेब आम्बेडकर के विजन पर चलते हुए देश के सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई और पीने के पानी उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार ने 2 ऐतिहासिक रिवर इंटरलिंकिंग परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाया है। 40,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की इन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों ग्रामीण भाई बहन का लाभ मिलेगा। संशोधित पार्वती कालीमेघी चंबल लिंक परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और पीने के पानी की आवश्यकता की पूर्ति। पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए 12,000 करोड़ रुपया की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की गई है। माननीय सदस्यगण, हमारे 8 लाख सहकारी संस्थाएं एवं उनके 19 करोड़ हितधारक सदस्य ग्रामीण भारत के करीब 90% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीते वर्षों में शहरी क्षेत्रों में भी सहकारी संस्थाओं का विस्तार हुआ है। सहकारी सेक्टर के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरूप रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो गए हैं। वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें भारत अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। माननीय सदस्यगण, हम जब राष्ट्र के विकास और उपलब्धियों की चर्चा करते हैं तो वास्तव में हम राष्ट्र के नागरिकों की क्षमता एवं उपलब्धियों का ही उल्लेख कर रहे होते हैं। आज देश के विकास में सबका साथ है, इसीलिए हम देश के सही सामर्थ्यों का अनुभव कर पा रहे हैं। मेरी सरकार के प्रयासों का सबसे अधिक लाभ देश के दलित, वंचित और आदिवासी समाज को मिल रहा है। आजादी के दशकों बाद भी हमारे जिस जनजातीय एवं आदिवासी समाज की उपेक्षा होती रही, मेरी सरकार ने उसके कल्याण को पहली प्राथमिकता दी है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। देश भर में स्थापित 470 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के माध्यम से लगभग 1.25 लाख आदिवासी बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जा रही है। पिछले 10 वर्ष में आदिवासी बहुल इलाकों में 30 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं।
विशेष राष्ट्रीय मिशन चलाकर आदिवासी समुदाय की सिकल सेल से जुड़े स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जनजातीय विरासत को सहेजने के लिए भी मेरी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का पर्व पूरे देश में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत की एक महत्वपूर्ण कसौटी देश का संतुलित विकास है। किसी क्षेत्रों में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि वे विकास में पीछे छूट रहे हैं। मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों की इन्हीं भावनाओं को समझा, उनके दिल से दूरियों का भाव समाप्त किया। से अधिक शांति समझौते को कर सरकार ने अनेक गुटों को शांति के मार्ग से जोड़ने का काम किया है। पूरा देश नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों की संभावनाओं को देख सके, इस दिशा में पहले अष्टलोक महोत्सव का आयोजन किया गया है। पूर्वोत्तर के विकास के साथ साथ सरकार ने देश के पूर्वोत्तर यानी पूर्वी राज्यों के सर्वांगीण विकास की कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होगी। अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप में विकास की कई परियोजनाएं प्रारंभ कर उन्हें राष्ट्र की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया वातावरण बना है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव अत्यंत शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। जम्मू कश्मीर के लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। माननीय सदस्यगण, राष्ट्र या समाज की सफलता समावेशी एवं सर्वस्पर्शी तभी होती है जब वो सिद्धांतों से प्रेरित हो। इसलिए मेरी सरकार ने उन मौलिक सिद्धांतों को हमेशा अपने कार्यनीति के केंद्र में रखा, जिनका निर्देश हमारे संविधान ने दिया है। संविधान के आलोक में मेरी सरकार की प्रमुख सैद्धांतिक प्रेरणा है सेवा। मेरी सरकार मानती है कि 140 करोड़ देशवासियों की सेवा ही सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। इस दिशा में सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। समाज के पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मचारियों को आसान लोन मुहैया कराने के लिए पीएम सूरज योजना का विस्तार किया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों तक पहुंचाने के लिए 1 करोड़ से अधिक दिव्यांग पहचान पत्र जारी किए गए हैं। स्वच्छता सैनिकों के लिए चलाई जा रही नमस्ते योजना का विस्तार कर अब स्वच्छता का बीड़ा उठाने वाले भाई बहनों को भी इसमें शामिल किया गया है। विकसित भारत की यात्रा में कोई भी छूटने ना पाए, इस ध्येय के अनुरूप मेरी सरकार सैचुरेशन अप्रोच के साथ काम कर रही है। माननीय सदस्यगण, बीता दशक भारत की सांस्कृतिक चेतना के पुनः जागरण का दशक रहा है। हम अपनी विरासत पर गर्व और विकास के प्रति समर्पण के साथ ऐसा भविष्य गढ़ रहे हैं जहां संस्कृति और प्रगति साथ साथ आगे बढ़े। इस वर्ष हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाए हैं।
उन्होंने कहा था कि सच्चा राष्ट्रवाद केवल भारत की भौतिक एकता नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने में है। इसी कड़ी में भगवान महावीर का 2550वें निर्माण महोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया है। देश ने उत्साह से संत मीराबाई की 525वीं जयंती भी मनाई। महाकवि संत तरुवल्लभ की स्मृति में कई देशों में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मेरी सरकार काशी तमिल संगमम, काशी तेलुगु संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे सांस्कृतिक आयोजन करके देश की एकता को बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय सदस्यगण, हमारी पांडुलिपियों यहाँ हमारी धरोहर है। इनमें विशाल ज्ञान समाहित है जिसका मानव जाति के लाभ के लिए अध्ययन, शोध और उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन और संरक्षण का कार्य मिशन मोड पर प्रारंभ किया जा रहा है। देश की विरासत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारी समृद्ध भाषा संस्कृति है। मुझे खुशी है कि सरकार ने असमी, मराठी, पाली, प्राकृत और बांग्ला भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। भारत की सभी भाषाओं में सरलता से संवाद के लिए एआई की सहायता से भाषिणी प्लेटफॉर्म का देशवासी व्यापक उपयोग कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के प्रयासों से आज विश्व के सांस्कृतिक मंच पर भारत ने ग्लोबल लीडर की पहचान बनाई है। सभी एशियाई बौद्ध देशों को आपस में जोड़ने के लिए मेरी सरकार ने पहली एशियाई बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पिछले वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक का आयोजन भी भारत में हुआ जिसमें 140 देशों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से पूरा विश्व आज भारत की योग परंपरा को अंगीकार कर रहा है। माननीय सदस्यगण, प्रगति की भव्य इमारत को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए मजबूत स्तंभों की जरूरत होती है। भारत के विकास के लिए मेरी सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के ऐसे ही 3 मजबूत स्तंभ बनाए हैं। आज ये सब पूरी दुनिया में भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का पर्याय बन गए हैं। सरकार ने संविधान के लागू होने से पहले बने कानूनों की विस्तृत समीक्षा की है। कई कानूनों को निरस्त या संशोधन किया जा रहा है ताकि पूरा तंत्र वर्तमान सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सके। सरकार अब तक 1500 से अधिक पुराने और आवश्यक कानूनों को निरस्त कर चुके हैं। गुलामी के कानूनों को हटाकर दंड संहिता के स्थान पर न्याय संहिता लागू किए गए। जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ मेरी सरकार जनता का जीवन सुगम बनाने पर कार्य कर रही है। विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास की पहल की गई है। इसी भावना के साथ सरकार ने 40,000 से अधिक नियमों का कम या सरल किया है और 3500 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया है। मेरी सरकार ने देश के अत्यंत पिछड़े इलाकों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रारंभ कर सुशासन का एक अनूठा प्रयोग किया है। इस कार्यक्रम से इन जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विभिन्न मापदंडों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। यूएनडीपी की एक रिपोर्ट में इस पहल की बहुत सराहना की गई है। इस सफलता से प्रेरित होकर आप देश के
500 आकांक्षा ब्लॉक में भी समग्र विकास हेतु अभियान प्रारंभ किया गया है। सुशासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए आई गोट कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे सरकारी कर्मियों को अपनी दक्षता बढ़ाकर कर्मयोगी बनाने का प्रोत्साहन मिल रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर 1700 पाठ्यक्रमों उपलब्ध है और अब तो 2 करोड़ से अधिक प्रशिक्षण पूर्ण किए गए हैं। माननीय सदस्यगण, इस वर्ष देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं। उनकी प्रेरणा से मेरी सरकार राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर आगे बढ़ रही है। देश की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। विशेषकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में हमें बहुत उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। हम मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़े हैं। इससे देश में रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। कुछ दिन पहले एक ऐतिहासिक पल में देश में बने 2 युद्धपोतों और 1 पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। देश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना और डिफेंस स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देकर हम आत्मनिर्भरता का और स्वरोजगार को मजबूती दे रहे हैं। सीमाओं की रक्षा के साथ साथ देश के सीमावर्ती क्षेत्र का विकास भी हमारी रणनीति का अहम हिस्सा है। सीमा क्षेत्र की सड़कें और अटल टनल, सेला टनल, सोनमर्ग टनल जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रक्षा और पर्यटन का बढ़ावा मिला है। सीमा पर स्थित देश के प्रथम गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए के अंतिम चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। सरकार के प्रयासों से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर अब 38 तक आ गई है। माननीय सदस्यगण, वैश्विक अस्थिरता के वातावरण में भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिरता का स्तंभ बनकर विश्व के सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। चाहे G7 समिट हो या क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ हो या G20, भारत के सामर्थ्य, नीति और नियत पर पूरे विश्व ने भरोसा जताया है। आज बड़े से बड़े वैश्विक मंच पर भी भारत अपने हितों को मजबूत के साथ आगे रखता है। G20 का सफल आयोजन और दिल्ली डिक्लेरेशन इसका उदाहरण है। तीसरी ग्लोबल साउथ समिट, भारत एशियन समिट और भारत करिकम समिट में हमने ग्लोबल साउथ से जुड़े विषयों को अभिव्यक्ति दी। हमने समिट ऑफ द फ्यूचर में भारत का विजन ऑफ फ्यूचर रखा है। इसी माह में मेरी सरकार द्वारा भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। प्रवासी भाई बहनों के सुविधा सहूलियत हमारी प्राथमिकता है। इसीलिए 6 नए दूतावास और 4 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया गया है। विश्व बंधु की छवि मजबूत करते हुए विश्व में कोई आपदाग्रस्त इलाकों में भारत ने तुरंत सहायता भरा हाथ बढ़ाया। भारत के नए देशों के साथ अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर साझा किया है और जन औषधि केंद्र स्थापित कर दिए। माननीय सदस्यगण,
मेरी सरकार वर्तमान के साथ ही आगे वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए भी निर्णय ले रही है। हम देश को ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन जॉब्स की तरफ ले जा रहे हैं। 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी क्षमता के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बीते 6 महीने में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपया की लागत से रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं। अभी तक 7.5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर की स्थापना की जा चुकी है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ी है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन होगा। हम परमाणु ऊर्जा का विस्तार करने पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। मेरी सरकार वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है ताकि पुराने वाहनों का वैज्ञानिक तकनीकी से निपटारा हो और इससे भी रोजगार के नए अवसर सृजित हो। इसी क्रम में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रारंभ किया गया। इस पहल में करोड़ों देशवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस अभियान की पूरी विश्व में सराहना की गई है। माननीय सदस्यों, हमारे भारत 140 करोड़ आबादी वाला देश है। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न राज्य, भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, परंतु एक राष्ट्र के रूप में हमारी एक ही पहचान है, वो है भारत। हमारा एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत। आने वाले वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित ले। इस संकल्प में देश के शहीदों की प्रेरणाएं हैं, पूज्य बापू के मानवीय आदर्श है और सरदार पटेल जी जैसे माँ भारती की संतानों द्वारा हमें दिलाई गई एकता की शपथ है। हमें इन प्रेरणाओं को आगे रखते हुए एकता के इस सामर्थ्य से विकसित भारत के संकल्पों को पूर्ण करना है। आइए हम एक बार फिर एकता के संकल्पों को दोहराएं और भारत के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो। जब हम साथ मिलकर बढ़ेंगे तो हमारी भावी पीढ़ियां 2047 में अवश्य विकसित, सशक्त, समर्थ और समृद्ध भारत देखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।